माँ, विनोद कहाँ है? अपनी बीवी को लेके मार्केट गया है, शॉपिंग करा के लाएगा उसे खूब सारी। हाँ माँ, तुमने उन दोनों को अकेले क्यों जाने दिया? अब अचानक से आके विनोद ने मेरे से पूछा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है। मेरे को हाँ करनी पड़ी। मुझे बोल देती माँ, मैं उन दोनों के साथ चली जाती। कम से कम मैं नजर तो रखती हूँ उन दोनों पे कि क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं। अब आगे से ध्यान रहे माँ, दोनों को कहीं भी अकेले मत जाने दिया करो। मुझे बता दिया करो, मैं साथ चली जाया करूंगी। मेरा तो ये सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है, पता नहीं कितने ही पैसे खर्च करा देगी आज तो मेरे बेटे के। ऐसी लड़कियों के पैर फिर जमीन पे नहीं रहते जो झोपड़ियों से सीधी महल में आ जाती हैं। हाँ माँ, ये बात तो आपने सही बोली। ये जो छोटे घर से ब्याह के आ जाती है ना बड़े बड़े घरों में, वो तो फिर इंसान को इंसान नहीं समझती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है माँ, दोनों बहू बेटे आपके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। लगाम को कस के पकड़ना होगा माँ, तभी बात बनेगी। हाँ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी हालत भिखारियों वाली होगी और बहुओं का राज होगा इस घर पे। साधना, ये क्या बोल रही है तू? सोच समझ के बोला कर। माफ कीजिएगा माँ, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो आपको कल का आईना दिखा रही हूँ। तो फिर तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? रणनीति बनानी पड़ेगी माँ, सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखने के लिए। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा माँ कि दोनों बेटे आपके कंट्रोल में रहें और बहुएं आपके आगे पीछे नाचें। तो फिर सोच ना जल्दी, समय क्यों बर्बाद कर रही है? अरे माँ सब्र करो, सब्र, सोचने में भी तो समय लगता है। क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटी के बीच में, मुझे भी तो बताओ। कुछ खास नहीं बाबूजी, यही सोच रहे हैं दोनों बहू बेटों को कंट्रोल में कैसे रखा जाए ताकि आगे चल के अपनी मनमानी ना कर सके, घर पे आप दोनों का ही राज रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना बाबूजी, तो आजकल के बहू बेटों को टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी माँ बाप को घर से बाहर निकालने में। तेरी बात में दम तो है साधना, अब तू ही बता क्या किया जाए फिर। बाबूजी, बिजनेस की सारी भागदौड़ आपको अपने हाथों में लेनी होगी। कुछ ऐसा कर दीजिए बाबूजी कि आपकी बिना रजामंदी के दोनों बेटे एक पैसा भी ना खर्च कर पाए बिजनेस में से। पैसा अगर आप दोनों के हाथों में होगा तो खुद ही बहू बेटे आपके आगे पीछे घूमेंगे। पर कहीं ऐसा करने से उन दोनों को बुरा लग गया और वो घर छोड़ के चले गए तो? अरे माँ, दोनों बेटों को लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी है, और जिसे लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ जाए वो भला दूसरे की नौकरी करेंगे? भूल जाओ माँ, आखिरकार वो बिजनेस ही संभालेंगे और बिजनेस का कंट्रोल बाबूजी के और आपके हाथ में। कुछ समझी? क्यों, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहती हूँ मैं? और जब बिजनेस का कंट्रोल बाबूजी के हाथ में होगा तो उन्हें एक एक पैसा बाबूजी से मांगना पड़ेगा और बाबूजी के पास सारा हिसाब होगा कि किसने कितने पैसे खर्च किए। इस तरीके से वो अपनी बहुओं पे एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे तो बाबूजी से मांगने पड़ेंगे और उनके हाथ में सिर्फ इतना ही पैसा देना है जो कि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। और जब बेटों की ज़रूरतें अच्छे से पूरी नहीं होंगी तो वो बहुओं की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करेंगे? और बाबूजी, आप तो जानते हैं पैसे के आगे दुनिया नाचती है। जब बहुओं को पता होगा कि पैसे का कंट्रोल उनके पतियों के हाथ में नहीं, आप दोनों के हाथ में है, तो खुद ब खुद तुम्हारी सेवा करेंगी, खुद ब खुद तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगी। अब वक्त आ गया है बाबूजी, दोनों बेटों की लगाम कस के पकड़ लो, बिल्कुल भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। हाँ साधना, राय तो तूने बहुत अच्छी दी। ये दीदी हमेशा घर में षड्यंत्र रचवाती रहती हैं, ये कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता इन्हें बहुओं से प्रॉब्लम क्या है, दोनों बहुओं के खिलाफ घोलती घोलती रहती हैं। खैर दीदी को ही क्या दोष दिया जाए, माँ बाबूजी भी तो उनकी बात सुनते हैं ना। पता नहीं क्यों उन्हें कभी भी अपने बेटे बहुओं पे विश्वास ही नहीं रहा। और अभी तो तुम्हारी छोटी वाली महारानी आ रही होगी, शॉपिंग करके अच्छे से लगाम थोड़ा कस देना। मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। साधना, मुझे तो सबसे ज्यादा विश्वास तुझ पे ही है। मैं ये सोच रहा हूँ बिजनेस की पावर अटॉर्नी तेरे नाम पे ही कर देता हूँ मैं, तो तू ही संभालो बिजनेस को। जैसा आप ठीक समझो बाबूजी, ऐसा भी कर सकते हो आप। हाँ, वैसे भी बाबूजी, सिद्धार्थ की मौत के बाद मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, मुझे तो अभी यहीं रहना है। और तेरा भी तो अपने भाइयों के अलावा कोई नहीं है ना, और अगर पावर तेरे हाथ में रहेगी तो भाई खुद ब खुद तेरी इज्जत करेंगे। और एक आध दिन में विनोद और संजय से मैं खुद पर्सनली बात कर लूंगा कि उन्हें कोई पर्सनली दिक्कत तो नहीं है तेरे नाम पे अगर हम पावर अटॉर्नी कर दें तो। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। माँ, अभी मैं जा रही हूँ, मेरी एक दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। हमारी बेटी कितनी समझदार होगी अब, हम दोनों के बारे में कितना सोचती है।
साधना जो भी कुछ सोच रही है वो हम दोनों के भले के लिए ही तो सोच रही है। इसीलिए बाप होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है कि मैं साधना के बारे में भी सोचूं। मुझे यकीन है ये साधना सब मैनेज कर लेगी, एक बार बस उसके हाथ में पावर दे दूं मैं। अब बस साधना को जल्दी से बिजनेस का करता धरता बनवा दीजिए जी। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दीजिए। हाँ, संजय और विनोद आएंगे तो उनसे बात करता हूँ और फटाफट खाना लगवा दे मेरे लिए। सरगम, सरगम बहू। जी माँ। जा जा जल्दी जा, मेरे और अपने बाबूजी के लिए खाना ले आ। जी माँ, अभी लाई। बड़ी देर लगा दी मार्केट से आने में। जी माँ, आज बहुत सारी शॉपिंग की थी इसीलिए देर हो गई। विनोद, आज तेरा दोस्त अनुराग आया था घर पे, तो तू तो मिला नहीं। वो कह रहा था जब आ जाए तो फोन पे बात करा देना, तो तू जा उससे फोन पे बात कर ले। माँ देखिए मैंने कितनी सारी खरीदारी की है। वो सब तो दिख ही रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा बाजार ही खरीद लाई है आज तो तू। जी माँ, आपको अच्छा नहीं लगा? जब हराम का पैसा मिल जाता है ना खर्च करने के लिए, तो बंदा क्या करेगा? शॉपिंग तो करेगा ही। अपने बाप के यहाँ तूने कभी करी थी इतने पैसों की शॉपिंग? इतने सारे गिफ्ट एक साथ कभी देखे थे? जो अब मेरे भोले भाले बेटे को लूट के आ गई है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? इतने पैसों की शॉपिंग करने से पहले तूने एक बार भी मुझसे पूछा? इस घर में मेरे बिना पूछे कोई एक कदम भी नहीं रखता है, और तूने इतने सारे पैसे खर्च कर डाले सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। पर माँ, वो तेरी तो किस्मत खुल गई ना, जो इतने बड़े घर की बहू बन के आ गई तू। अब तो बस पैसे उड़ाए जा और तमाशा देखे जा। माँ, ये सब क्या बोल रही हैं आप? तू बीच में मत बोल विनोद, तुझे कोई चीज समझ में नहीं आती है। तू अभी बहुत भोला भाला है, ये तेरे को बेवकूफ बना दिया है। ऐसी औरतें होती हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं। पर माँ, निधि ने तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, वो सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आई है। वाह, क्या बात कही है तूने विनोद, हमारे पैसों से हमारे लिए गिफ्ट। ये क्या बोल रही हो माँ आप? ये क्या आपने हमारा और तुम्हारा लगाया हुआ है? अभी तो बेटा शादी को 2 महीने नहीं हुए, अभी से जोरू का गुलाम हो गया, अभी से अपनी बीवी की साइड ले रहा है। आपसे तो बात करना ही बेकार है माँ। निधि, मैंने तुझे मना किया था कि किसी के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पर तू मानी नहीं। ले भुगत अब। माँ, मुझे तो आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जब अभी से ये हाल है तो आगे आगे तो भगवान ही मालिक है आपका। अब छोटी महारानी जी आप ऐसी खड़ी रहोगी या खाने पीने का भी कुछ किचन में इंतजाम करोगी? तुझे क्या आप जाने के कहने के लिए पंडित बुलाऊं? ये तो अभी शुरुआत है माँ, आगे का तो कुछ कह ही नहीं सकते अभी। ये दीदी बड़ी उड़ रही है अभी, इसके भी पंख ना कतर दिए ना मैंने तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। मैं तो बस अभी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब बाबूजी इस पूरी प्रॉपर्टी का मुझे अकेले वारिस बना दें, तब सबकी कमान होगी मेरे हाथों में। फिर सबको मैं अपना ऐसा रंग दिखाऊंगी ना, ऐसा रंग दिखाऊंगी ना कि इनकी रूहें भी कांपेंगी। दीदी क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाभी, मैंने मार्केट जाके कोई गलती कर दी क्या? माँ जी इतना गुस्से में क्यों थी? वो तुमने मार्केट जाके इतनी सारी शॉपिंग कर ली ना, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए इसीलिए। पर भाभी, पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। इस घर में एक बिंदी का पत्ता भी लाना है ना, वो भी माँ जी की परमिशन से ही लाना होता है, और तुम तो इतनी सारी शॉपिंग कर लाई तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा भला? इसका मतलब भाभी, माँ जी हमें पराया समझती है। बहुओं को छोड़ के यहाँ सब अपने हैं। ये क्या कह रही है भाभी आप? सालों से जो मैं सह रही हूँ वही कह रही हूँ। तो क्या भाभी, माँ जी की कोई मजबूरी थी अपनी बेटों की शादी करने की? अगर बहुएं इतनी पराई होती हैं तो वो अपने बेटों की शादी ना करती? कौन मरा जा रहा था उनके बेटों से शादी करने के लिए? सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। और दीदी हमेशा बहू और बेटों के खिलाफ माँ बाबू जी को भड़काती रहती हैं। मैंने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार देखा है उन्हें माँ बाबू जी को भड़काते हुए। पर दीदी ऐसा क्यों करती हैं भाभी? उन्हें लगता है अगर उनके हाथ में लगाम होगी तो हम सब उनके आगे पीछे घूमेंगे। और कहीं ना कहीं माँ जी को ये भी लगता है कि अगर हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो कहीं अपने मायके में ना हम भिजवा दें उस पैसे को। पर भाभी, मायके वाले तो पूरी जिंदगी अपनी बेटी को देते ही रहते हैं, भला हमारी क्या औकात है उन्हें कुछ देने की? अधिकतर ससुराल वालों की यही मानसिकता होती है, उसे तुम कैसे बदलोगे? पर भाभी, मुझे ये लगता है किसी ना किसी को तो पहल करनी चाहिए इस गलत मानसिकता को खत्म करने के लिए। तुम क्या बोल रही हो निधि? ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो इस घर में थोड़े दिनों की रह जाओगी। अगर अपनी शादी को बचाना चाहती हो ना
तो माँ जी जैसा चाहती है ना उन्हीं के हिसाब से चलो। और दीदी के खिलाफ तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि वो षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर है। तुम्हें पता नहीं है, पर मम्मी पापा जो भी बोलते हैं ना उसमें सोच दीदी की होती है। और वैसे भी हमें इन सब लफड़ों में पड़ने की जरूरत क्या है, हमें अपने बस काम से काम रखना है। पर भाभी, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हम शादी करके ये सब सुनने के लिए और ये सब देखने के लिए आए हैं? आज खाना मिलेगा या नहीं? जी माँ, वो खाना बन गया है। मैं निधि को यही बोल रही थी कि चलो टेबल पे खाना लगा देते हैं। निधि, मैं गिलास ले आती हूँ, तुम प्लेट वगैरह रख दो। तो क्या भाभी, माँ जी अब हमेशा ऐसे गुस्से में बात करेंगी हमसे? निधि, ये सब बातें ना बाद में करेंगे, चलो पहले खाना लगा देते हैं, नहीं तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। सुनो जी, हमारे दोनों बेटे भी आने ही वाले हैं ऑफिस से, आज आप बात कर ही लेना। हाँ, मुझे सब कुछ याद है कि मुझे क्या बात करनी है। आ गए बेटा तुम दोनों, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे बाबूजी को तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबूजी, कहिए, क्या जरूरी बात करनी है? वो बेटा, मैं ये सोच रहा था कि साधना तो अब यहीं रहने वाली है, तो क्यों ना बिजनेस का अधिकार उसी को दे दिया जाए। कहने का ये मतलब है बेटा कि बिजनेस में जो भी तुम लेन देन का काम करो उसमें बस साधना साइन कर दिया करे अपने, तो उसे अच्छा लगेगा। और वैसे भी साधना तो तुम्हारी इकलौती बहन है, और साधना का भी कौन है तुम्हारे सिवा। इतना विश्वास तो तुम साधना पे कर ही सकते हो। क्यों, गलत कह रहा हूँ? उससे साधना को ये हिम्मत बनी रहेगी कि कम से कम उसके दोनों भाई तो उसके साथ हैं। जी बाबूजी, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखा, मेरे दोनों बेटे राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं। एक बार भी आपत्ति दर्ज नहीं की उन्होंने, एक बार में ही हाँ बोल दिया। अब इससे एक फायदा तो हो गया कि भविष्य में हमारे दोनों बेटे हमारे खिलाफ कोई चाल नहीं खेल पाएंगे, अब हमारे आगे पीछे नाचेंगे दोनों। विनोद, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया, काम करने का मन नहीं है बिल्कुल भी। साधना की हर समय की टोका टाकी से मैं परेशान हो गया हूँ भैया। वो हम पे ऐसे नजर रखती है जैसे हम उसके भाई नहीं कोई चोर लुटेरे हों। हाँ, तू सही कह रहा है, ये बात तो मेरे दिमाग में भी आ रही थी। साधना हमारी बहन है, हमने बिना सोचे समझे एक ही झटके में अपनी बहन को सब कुछ दे दिया। वैसे कुछ भी कहो छोटे, सही मायने में अब ये बिजनेस साधना का हो गया है, हम तो यहाँ पे सिर्फ नाम के मालिक हैं अब। साधना ने तो हमें एक एक पैसे के लिए ऐसे मोहताज कर दिया है कि हमें अगर कुछ पैसे खर्च करने होते हैं तो 100 बार सोचना होता है, इस जगह साइन करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ पैसे मिलते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कई बार जिंदगी जैसे खत्म ही हो गई है भैया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि बस हम एक काम तो कर सकते हैं। वो क्या भैया? वो ये कि हम ये बिजनेस छोड़ छाड़ के अपना कहीं नौकरी भी तो कर सकते हैं, कम से कम चैन की सांस लेके तो रहेंगे। हमें हमारा बिजनेस छोड़ के दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी। वैसे भी भैया साधना का तो कभी कुछ था ही नहीं, हमने उसे दान में दिया था सब कुछ। दान में दिया हो या जैसे मर्जी दिया हो, पर इस समय साधना ही सबकी मालिक है। या अगर हम यहाँ से जाते हैं कहीं नौकरी करते हैं तो माँ बाबू जी किसके साथ जाएंगे फिर? माँ बाबू जी का हमसे ज्यादा विश्वास हमेशा साधना पे रहा है, तो उन्हें साधना के पास ही रहने देते हैं। तुझे क्या लगता है छोटे, ये सारे बिजनेस के दाव पेच में समझता नहीं हो कि माँ बाबू जी ने साधना को प्रोपराइटर क्यों बनाया था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं भैया, मैं समझा नहीं कुछ। माँ बाबू जी ने साधना को इसलिए बनाया था प्रोपराइटर ताकि हम अपनी बीवियों पे ज्यादा खर्चा ना कर सकें। बीवी बच्चों पे अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो कौन खर्च करेगा फिर? और भैया इतना सब कुछ पता होते हुए भी आपने साधना को प्रोपराइटर बन जाने दिया। वो इसलिए छोटे कि मैं हमेशा कमाने में विश्वास रखता हूँ, ना कि छीनने में। साधना हमेशा से चालबाज रही है, वो हमेशा से षड्यंत्र रचती आ रही है, वो और मैं हमेशा से समझता था। पर मुझे ये चालबाजियाँ षड्यंत्र रचने मुझे कभी नहीं आते, और ना ही मैं इन सब रफों में पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक बहुत सीधा सिंपल सा आदमी हूँ और बस सिंपल जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो बस फिर भैया कहीं दूर चलते हैं और सुकून से रहेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, आराम से सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। साधना पे विश्वास करके हमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। साधना ने तो हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय रहते अपने बहू बेटों में सारी प्रॉपर्टी का बराबर बराबर बंटवारा कर देना चाहिए था, और थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखना चाहिए था, ताकि आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। और हमारे बहू बेटे कितने अच्छे थे कि हमसे बिना सवाल जवाब किए सब कुछ यूं ही छोड़ दिया और चुपचाप चले गए। और जो बेटी हमारे साथ शुरू से ही चालबाजियां खेल रही थी, हम उसी पे विश्वास करते रहे। ये क्या माँ बाबू जी, आप दोनों से घर के अंदर नहीं बैठा जाता है, यूं बाहर क्यों घूम रहे हो? साधना,
ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिनेश। मैं इनसे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। ये क्या कह रही है साधना? तू शादी करेगी? हाँ तो माँ, मैं अपने बारे में सोचूं नहीं? आप लोगों को सोचना चाहिए था, पर आपने तो कभी सोचा नहीं। तो क्या मैं पूरी जिंदगी अकेले गुजार दूँ? माँ, वो हमारी काम वाली का फोन आया था, वो 1-1.5 महीने के लिए गाँव गई हुई है, तो घर का काम अब आपको ही करना पड़ेगा। बेटा, मैं कैसे करूँगी सारा काम? तुझे तो पता है ना, अभी काम फाम की आदत मुझे बिल्कुल नहीं रही। मेरे तो पूरे शरीर में दर्द रहता है। 1-2 महीने के लिए हम दूसरी किसी काम वाली को बुला सकते हैं ना साधना? तेरी माँ अब इस उम्र में क्या काम करेगी? हाँ हाँ भाऊजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पैसे तो ऊपर पेड़ से टपकते हैं ना। आप जितना जी चाहे मुझे लूट लो। साधना, तुमने तो कहा था कि हम दोनों अकेले रहेंगे इस घर में। मुझे क्या अब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहना पड़ेगा इस घर में? तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकता इस घर में। दिनेश, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। अरे भाई, मैं इनका इंतजाम कुछ ना कुछ कर दूंगी। हाँ, वही ठीक रहेगा। तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। माँ बाबूजी, आप लोग अभी यहीं खड़े हो? अभी तक अंदर नहीं गए? मैंने कहा ना जाओ अंदर। और हाँ माँ, मैं दिनेश को छोड़ने जा रही हूँ बाहर तक। तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी बना के रखना। ये साधना को क्या हो गया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारी बेटी साधना है। ऐसे तो मेरी अपनी बहू ने कभी मुझसे बात नहीं की, जैसे आज मेरी बेटी ने मुझसे बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? बस 2 ही ठिकाने हैं हमारे। या तो हम किसी मंदिर के आगे खड़े होकर भीख मांग के गुजारा करें, या किसी वृद्धाश्रम के बाहर जाके बैठ जाएं। 2 दिन हो गए, बहुत भूख लग रही है जी। अब तो लगता है जैसे भूख से मैं मरी जाऊंगी। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने सही समय पे सही फैसले लिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। घर का मुखिया होने के नाते मुझे बच्चों में सही बंटवारा कर देना चाहिए था। मैंने हमेशा लड़कों को कम अहमियत दी और लड़की को ज़्यादा। शायद उसमें भी मेरा स्वार्थ था। मुझे पता था कि लड़के तो शायद कल को कमा के खा भी सकते हैं, पर लड़की कहाँ जाएगी। इसलिए मैंने साधना के नाम सब कुछ कर दिया। मैं सोचता था मेरी सत्ता रहे घर में, सब मेरे ही आगे पीछे घूमे। इसलिए मैंने आगे की पीढ़ी को बाहर संभालने का मौका ही नहीं दिया। उसी का दर्द आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं ये भूल गया था कि जो कमा के खाने वाले बच्चे होते वो तो कहीं भी कमा के खा लेंगे, भला वो अन्याय क्यों सहेंगे। निधि, ये क्या देख रहा हूँ मैं? माँ बाबूजी मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठे हैं? वो भी इस हाल में? साधना ने जो आप लोगों के साथ किया, ये सुन के हमें बहुत बुरा लगा। पर माँ बाबूजी के साथ भी साधना ने ऐसा किया, पर क्यों? आप लोग कुछ भी बोलो, पर स्वार्थ का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। सरगम, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमेशा बहू बेटे ही गलत नहीं होते, कभी कभी सास ससुर भी गलत हो सकते हैं। तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ बड़ी बहू, तू एकदम सही कह रही है। सही कहा भाभी आपने, एकदम बिल्कुल। मैं आपके साथ हूँ इस बात में। निधि, अभी शांत हो जाओ। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है अभी। मुझे लगता है वक्त पे सारी बात बोलनी चाहिए, नहीं तो बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। और कान खोल के सुन लो आप, मैं माँ बाबूजी को अपने साथ बिल्कुल नहीं रखूंगी। इनको आप जहाँ से लेके आए हो वहीं छोड़ाओ। माँ बाप तो ये हम सबके थे ना, पर इन्होंने लड़की पे ही विश्वास किया, लड़कों पे और बहुओं पे कभी विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ भी इनका स्वार्थ छुपा हुआ था। माँ जी को तो हमेशा से ही लगता था कि अगर तुम हम पे खर्चा करोगे या हमारे हाथों में पैसे दोगे तो हम कहीं अपने मायके ना पहुँचा दें उन पैसों को, क्योंकि हम कंगले घरों से थे ना। हमारे मायके वाले तो भूखे बैठे हुए हैं। भाभी एकदम सही कह रही हैं, आप दोनों माँ बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। जिन लड़कों ने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, उन्हीं पे विश्वास नहीं किया, उठा के सारा लड़की को दे दिया ताकि इनका स्वार्थ पूरा हो सके। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें कैसे हालातों का सामना करना पड़ा, आपको अंदाजा भी है बाबू जी? ये सब उस साधना पे विश्वास करने का ही नतीजा आज भुगत रहे हो आप। बैठे हुए थे ना मंदिर में आंसू टपकाते हुए। दुनिया तो यही बोलेगी कि बहू बेटा ने बहुत बुरा किया है बेचारे बुजुर्गों के साथ। दुनिया उस साधना का नाम नहीं लेगी कि उसने बुरा किया है, नाम आएगा तो हमारा आएगा। अब तुम दोनों का गुस्सा शांत हो गया हो तो हम लोग कुछ बात कर लें। बहू कहीं ज़्यादा खर्चा ना कर दें, इस वजह से आपने अपने बेटों को भी नज़रअंदाज कर दिया। माँ आप ही बताइए, अगर अपनी बीवियों की जिम्मेदारी हम नहीं उठाई तो कौन उठाएगा फिर? जब हमारी खेलने खाने की उम्र थी तब आप दोनों ने हमें अपनी बीवियों के साथ कभी भी कहीं घूमने जाने नहीं दिया। हमेशा या तो आप दोनों हमारे साथ रहे या उस साधना को भेज दिया हमारे बीच में। बाबूजी एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपने माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाई? अगर दुनिया में सास ससुर आपकी तरह हो जाए ना तो कोई भी अपनी बेटी की शादी ना करे, सबके बेटे कुंवारे रह जाए। हमारा भरा पूरा घर होते हुए, बिजनेस होते हुए हमें दूसरों की नौकरी करनी पड़ी। आप हम पे ऐसे नज़र रखती थी माँ जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया है शादी करके। माँ आप हम पे ऐसे नज़र गड़ा के रखती थी कि हमसे ज़्यादा आपको पता होता था कि हम कब क्या कर रहे हैं। हमने तो बचपन से ही आपको खुश होते हुए देखा,
बेटे बड़े हो जाएंगे तो शादी होगी, बहुएं आएंगी, और फिर शादी के बाद क्या किया आपने माँ? आप इतना बदल कैसे गई माँ? तुम्हारी सबकी एक एक बात सच है। हम बहुत स्वार्थी हो गए थे और हमारे गुनाहों का कोई प्रायश्चित है भी नहीं, इसलिए हमें जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ। हम तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा घर भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बाकी का जीवन मंदिर के सामने बैठ के ही गुजारेंगे। शायद हमारी गलतियों का यही प्रायश्चित होगा। आप स्वार्थी हो गए थे माँ बाबूजी, पर हम स्वार्थी नहीं है। आप लोगों को हमारी फिक्र नहीं थी, पर हमें आपकी फिक्र है। हम आपको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं मंदिर में बैठने के लिए? इसलिए माँ बाबूजी मैंने ये फैसला लिया है कि आप मेरे साथ रहेंगे। माँ बाप तो बच्चों के लिए आशीर्वाद होते हैं, पर कभी कभी वही माँ बाप बच्चों पे कहर बन के टूटते हैं। पता नहीं बेटों की शादी के बाद माँ बाप को कैसी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं बेटी छोड़ के ना चले जाएं, और वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि बेटों को छोड़ के जाना ही पड़ता है।